बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। अव्वल खान तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे बगैर तुम वहां पहुंच ही नहीं सकोगी। वैसे भी वो ममनुआ इलाका है। मैं इन दोनों की बातों में दखल दिए बगैर अपनी याददाश्त के सहारे रास अलमेडा की फर्द जुर्म मुरतब करता रहा। इसने आजाद रहकर एक लंबे अरसे तक हमें नाकों चने चबवाए थे। अब वक्त आ गया था कि इससे अगले पिछले हिसाब बेबाक करने के साथ नीलोर बॉम्बे के बारे में बात पुरस की जाए। वीरा की वापसी इसके अगवा से कहीं ज्यादा ड्रामाई और गैर मतवक्को थी। इसे देखकर गजाला और सुल्तान शाह के चेहरे बेइख्तियार खिल उठे थे। अव्वल खान हमारे साथ ऊपर फ्लैट तक नहीं आया था, इसलिए पूरी बेतकल्फी और फराख दिली से वीरा को खुश आमदीद कहा गया था। अल्लाह बरायों ने सनी की लाश ठिकाने लगाने के बाद अव्वल खान की गाड़ी हमारे फ्लैट के करीब पहुंचा दी थी। हम लोग टैक्सी से उतरे तो वो खुद ही अव्वल खान से आ मिला और अव्वल खान नीचे से ही अपनी गाड़ी लेकर घर रवाना हो गया। वीरा अपने नर्मो नाजुक वजूद के बरक्स अमली तौर पर बहुत सख्त जान बल्कि ढीठ वाकया हुई थी, लेकिन जॉन सैमुअल ने इसे न जाने कौन सी दवा दी थी कि गर्म जोशी और खुश मिजाजी के मुजाहरे के बावजूद वो अंदर से बुझी बुझी सी थी और जल्द ही अपनी ख्वाबगाह में चली गई थी। राज अलमेडा के साथ हम लोगों ने एक तवील और सबर आजमा जंग लड़ी थी, जिसका आगाज वादी गालान से वापसी पर चीखा सराय में एलन सैम्फरफॉल और पीटर किंग से मुलाकात होते ही हो गया था। कश्तो खून दुश्मन का मुकद्दर बनता रहा। मेरी हमायत के नतीजे में जहांगीर को भारी माली और कारोबारी नुकसानात से दो चार होना पड़ा, जिनका अजाला इंश्योरेंस से बहरहाल हो जाना था। मुझे कल इन दो अफराद का था जो स्पेशल टास्क फोर्स के पुराने अहलकार थे और इन खूनी झड़पों का ईंधन बन गए थे। इनमें से सरवर की मौत का जख्म बिल्कुल ताजा था। इत्मीनान की बात यह थी कि इसे मारने वाला भी ज्यादा दिनों तक जिंदगी के मजे नहीं लूट सका था। वो असाब को थका देने वाली एक तवील लड़ाई थी, जिसमें रास अलमेडा और इसके सरपरस्तों ने मुझे जेर करने के लिए अपने सारे वसाइल दाव पर लगा दिए थे, लेकिन इसका अंजाम इनकी उम्मीदों से बहुत मुख्तलिफ निकला था। वीरा की बाहिफाजत बाजियाबी के बाद रास अलमेडा हमारा कैदी था। इसके असर रसूख और दौलतमंदी के तिलिस्म को तोड़ा जा चुका था। अमेरिका की सरजमीन पर वहाँ के सदर से अपनी शरायत मनवाने और इसे जिमी लाइट के कत्ल पर मजबूर करने वाला रास अलमेडा मजबूरी और बेकसी की इबरत आमोज तस्वीर बना स्टेशन 4 की एक कोठड़ी में बंद था। बिस्तर पर गिरते मुझे गहरी नींद ने आ लिया। तवील बेख्वाबी और मुसलसल जिस्मानी मुशक्कत ने मेरे असाब को रेजा रेजा करके रख दिया था। घर और बिस्तर का आराम मैसर आते ही मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। अगली सुबह आंख खुली तो मशरक से सूरज तुलू हो रहा था, मगर मेरे साथी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने शेव वगैरह बनाकर देर तक तेज शावर के नीचे गुसल किया। पूरी तैयारी के बाद चाय बनाने के इरादे से बाहर निकला तो मुसहरी खाली थी। बाहर निकल कर पता चला गजाला पहले ही चाय बनाने में मसरूफ हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि अव्वल खान अपने दफ्तरी मामूलात की वजह से शहर खेजी का आदी था। मैंने इसके घर फोन किया तो वो नाश्ता करने में मसरूफ था। फोन पर आते ही बोला, मुझे मालूम था कि तुम आंख खुलते ही मुझे फोन करोगे। नींद खूब आई, लेकिन ख्वाबों में रात भर सफेद एम्बुलेंस पीछा करती रही। मैंने हंसते हुए कहा, खुदा की पनाह, ऐसे सफाक दुश्मन मैंने कम ही देखे हैं। हमारे सितारे अच्छे थे कि तुम जल्द ही डिफेंस की वीरान और कुशादा सड़कों से मोटरसाइकिल निकाल लाए, वरना वो कहीं भी हमें पीस कर खामोशी से फरार हो जाते। मुझे दफ्तर जाने की उजलत है, ये बातें बाद में होती रहेंगी। ये बताओ कि फोन क्यों किया है? अभी तुम गैबदानी का दावा कर रहे थे। मैंने हंसकर इसे याद दिलाया, कल रात 10 बजे इस नंबर से फ्लैट पर फोन किया गया था। यही जॉर्ज स्टार के घर का नंबर हो सकता है। मैंने डिफेंस के इलाके का एक फोन नंबर दोहराने के बाद कहा और मैं इस कियास का कायल हो गया। पिछली रात के सनसनीखेज वाकयात के बाद मैं शिद्दत से जॉर्ज से बात करने की जरूरत महसूस कर रहा था। मैंने जॉर्ज के घर का फोन मिलाया तो पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई मेरी कॉल के इंतजार में फोन से लगा बैठा था। फिर मेरी कानों में एक गैर मुल्की नस्वानी आवाज आई। इसने मुतजस्सिसाना आवाज में सिर्फ हेलो कहा था, मगर इसके कहे हुए इस वाहिद लफ्ज से भी तशवीश झलक रही थी। मैं जॉर्ज से बात करनी चाहता हूँ, मैंने सपाट आवाज में कहा। वो फोन पर नहीं आ सकता। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे जॉर्ज का नाम सुनते
होते ही इसकी आवाज रुंधने लगी हो। तुम अपना पैगाम दे दो, वो आएगा तो मैं इसे बता दूंगी। अपनी आवाज से तुम मुकामी मालूम होते हो। ऐसा तो नहीं कि कल रात तुम ही एक और आदमी को लेकर जान से मिलने आए हो। मैंने बहुत तेजी से सोचा, फोन पर एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं था। वो परेशान थी, शायद रात के वाकयात इस औरत की परेशानी का सबब रहे हो। मेरा एतराफ सुनकर वो शिकवा शिकायत के अंदाज में मेरी मालूमात में काबिल कदर इजाफा कर सकती थी। मैंने कहा, हाँ मेरा नाम डैनी है। डैनी, इसने हसरत और गुस्से के अंदाज में दोहराया, तुमने हमारा सुख चैन बर्बाद कर दिया। तुम्हें मालूम है कि जॉन सैमुअल रात को तिब्बी इमदाद मिलने से पहले दम तोड़ चुका था। शायद फिर भी हमें किसी अजाब से न गुजरना पड़ता। डॉक्टर मोंडियल इसकी लाश उठाने के बाद जॉर्ज को घर के बाहर उतार कर चला जाता, मगर इसने तुम तीनों को बाइक पर देख लिया। एम्बुलेंस देखकर तुम पलट कर भागे तो इसे शुबा हो गया और जान बेचारा फंस गया। शायद तुम नैन्सी बोल रही हो, मैंने कहना चाहा, लेकिन इसने बरहम होकर मेरी बात काट दी। तुम जैसे संग दिल अजनबी के लिए मैं नैन्सी नहीं हूँ। तुम्हें मेरा पहला नाम लेने का कोई हक नहीं है। मुझे मिसेस जॉर्ज कहो। जॉर्ज ने मुझे बता दिया था कि तुमने इसके एतमाद को किस तरह ठेस पहुंचाई है। मैं शर्मिंदा हूँ मिसेस जॉर्ज, मैंने आजदाना लहजे में कहा। जो कुछ हुआ इसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। जॉर्ज को वापस लौटने में देर हुई और वीरा होश में आ गई। वो बहुत से मुजरमाना फनून में ताक है। अपने कमरे का ताला खोलकर टहलती हुई ड्राइंग रूम में आ गई और फिर इसने हमें फौरन ही भागने पर मजबूर कर दिया। वो जॉर्ज को जान का शरीके कार समझ रही थी और इसकी वापसी के खतरे से खौफजदा थी। मेरी तराशी हुई इस बरजस्ता कहानी में कोई जोल नहीं था। लाइन पर चंद सानियों के लिए सुकूत छा गया। तुम लोग रुके रहते तो कुछ भी ना होता। डॉक्टर मोंडियल बाहर से चला जाता। वीरा को अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे साथ जाने की आजादी मिल जाती। रहा जान तो वो मर ही चुका था, इसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता था। तुम तीनों के फरार ने सब कुछ तबाह कर दिया। फखर से सीना तान कर काम करने वाले जॉर्ज को आज माजरत ख्वाहाना वजाहतें करनी पड़ रही हैं। बुरा ना मानो तो जरा सी तफसील बता दो। मेरे दिल में जॉर्ज की अजमत नक्श हो चुकी है। हो सका तो मैं इसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इसने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की, मैं इसका बुरा नहीं चाहता। मोटरसाइकिल पर फरार होने वालों के बारे में चौकीदार ने बताया तो डॉक्टर मोंडियल के कान खड़े हो गए। इसे भनक मिल चुकी थी कि जॉन ने वीरा लाइट को हमारे घर में कैद किया हुआ है। इसके लिए ये समझना दुश्वार नहीं था कि वीरा को निकाल ले जाने वाला कौन हो सकता है। रात 2 बजे तक पूरे इलाके की खाक छानने के बाद डॉक्टर मोंडियल ने जॉर्ज को घर पहुंचा दिया था। जॉर्ज बहुत फिक्रमंद था, वो सारी रात नहीं सो सका। सुबह सवेरे 2 तफ्तीशी अफसर घर आकर इसे ले गए हैं। इसके बाद से इससे मेरा कोई राबता नहीं हो रहा। वो दफ्तर में नहीं है, पता नहीं इसे कहाँ ले जाया गया है। ये वाकई बहुत बुरा हुआ। मैं जॉर्ज के लिए दुआ के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने इसके लिए कोई भी कदम उठाया तो इस पर मेरा साथी होने का मुस्तरद ठप्पा लगा दिया जाएगा। काश इस सादा लो शख्स ने मिशिगन यूनिवर्सिटी की मुलाजमत न छोड़ी होती। पछतावे बहुत से हैं। काश जॉन ने हमारे घर का रुख न किया होता। काश जॉन ने सनी को न बुलाया होता। काश जॉर्ज की तुमसे मुलाकात न हुई होती। ये सब बेकार बातें हैं। आज की ठोस हकीकत ये है कि तुम मजे कर रहे हो और मेरा जॉर्ज मुसाइब का सामना कर रहा है। तुमने यहाँ फोन किस लिए किया है? मैं इससे माजरत करनी चाह रहा था कि कल रात इससे मिले बगैर उठ आया। खुदा के लिए अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो रूहानसी आवाज में तकरीबन चीख पड़ी। पता नहीं अब तुम इसे किस नए अजाब में फंसवाना चाहते हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर सिर्फ इसी वक्त एतबार कर सकूंगी जब तुम वीरा को मेरे घर पहुंचा दोगे। वो हमारी इजाजत के बगैर ले जाई गई है, इसे लौटना चाहिए। अभी तो तुम कह रही थी कि जॉर्ज को वीरा के जाने पर कोई एतराज नहीं था, फिर ये इजाजत की बात कहाँ से आ गई? वो इस वक्त की बात थी जब तुम यहाँ रुके रहते और बात न बिगड़ी होती। अब मामला खराब हो चुका है। मुझे पता चला है कि तुमने शादीशुदा होकर वीरा तुम्हारी बीवी नहीं है, तो तुम इससे दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? मुझे डर है कि तुम्हारी बातों का जवाब देने में मेरी जुबान से कोई गुस्ताखाना बात ना निकल जाए। मजीद गुफ्तगू बेसूद है। जिंदगी रही तो कभी भले वक्त में तुमसे बात या मुलाकात होगी। मैंने फोन बंद कर दिया। गजाला मेरे लिए चाय बनाकर ले आई थी और करीब खड़ी हुई वो गुफ्तगू सुन रही थी। आपको वहाँ फोन ही नहीं करना चाहिए था। गजाला ने फौरन ही एतराज जड़ दिया। बहुत जरूरी था। अभी नीलोर बॉम्बे का मामला बिल्कुल अंधेरे में है। जॉर्ज होता तो इस पर कुछ न कुछ रोशनी डाल सकता था। मैंने गरम गरम चाय का एक घूंट लेकर कहा, पिछली रात मैं इसे बता चुका था कि सनी सागा का वो 2 लफ्जी पैगाम जान तक पहुंचाने के चक्कर में मारा गया था। वीरा को रास्ते में ही खुफिया पैगाम के बारे में बता दिया गया था। आपकी बात
तो काफी देर से हो रही थी और क्या कह रही थी वो मैंने तफसील दोहरा दी। जहाज के ज़ेरे अताब आने के सिवा वो सब बातें हमारी मुकम्मल कामयाबी की निशानदही कर रही थी। एलन और पीटर की हलाकत से जॉन सैमुअल की मौत तक रास अल्मेडा ने अपने मुतअद्दिद आदमी गंवाए थे। मुझे नहीं याद था कि इससे पहले हमने कभी इतनी कलील सी मुद्दत में अपने किसी हरीफ को इतना भारी जानी नुकसान पहुंचाया हो। थोड़ी देर बाद वीरा भी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। सुल्तान शाह के आ जाने पर गजाला ने मेज पर बकायदा नाश्ता लगा दिया। वहाँ बैठते ही वीरा ने मुझसे जारहाना लहजे में बाजपुर से शुरू कर दी। इब्तदा में मुझे इस पर खासा गुस्सा आया और मैंने भी इसे टेढ़े जवाब दिए, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर रोड पर होने वाले तसादम के दरमियान में ही इसे अगवा कर लिया गया था, इसलिए वो इन तमाम अहम वाकयात से बिल्कुल बेखबर थी जो इसकी कैद के दौरान रूनुमा होते चले गए। मैंने मुफाहमाना रवैया इख्तियार करके तरतीबवार वाकयात से आगाह करना शुरू कर दिया। जॉन सैमुअल की मौत और जॉर्ज स्टार के अताब में आ जाने के बाद हमारे सामने सिर्फ रास अल्मेडा ही रह गया था, जो नीलोर बॉम्बे जैसे अजीबो गरीब अल्फाज के मफहूम पर कोई रोशनी डाल सकता था। ये बात हम सब जानते थे कि रास अल्मेडा से बहुत सी ऐसी बातें भी बुलवाई जा सकती थी जिनकी मदद से पाकिस्तान को एक लंबी मुद्दत तक दुश्मनों की रेशा दबानियों और साजिशों से महफूज रखा जा सकता था। वीरा का इसरार था कि इन मकासद के हसूल के लिए रास अल्मेडा को इसके कब्जे में आ जाना चाहिए। पहले वीरा को शुबा था, लेकिन बाद में इस बात की तस्दीक हो गई थी कि जिमी लाइट को रास अल्मेडा के एमा पर ही मौत के घाट उतारा गया था। वीरा अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से कैफरे किरदार तक पहुंचाकर अपने सीने में भड़कती हुई इंतकाम की आग को ठंडा करना चाहती थी। रास अल्मेडा के बारे में वो अहम फैसला करना मेरे बस से बाहर था। इस खबीस मुजरिम की दोहरी शख्सियत थी। रास अल्मेडा के नाम से वो शहर में 2 सिल्वर आइज चमकाकर चीदा चीदा बदमाशों को अपने सुपर आईमैन होने का यकीन दिलाता और भयानक जुराइम का इर्तिकाब करता फिर रहा था। तो राडनी आरक के नाम से इसे सफारती मुराद हासिल थी। वो खतरनाक और हसास मुजरिम STF की तहवील में था। अव्वल खान हमेशा कहता रहा कि वो कोई सरकारी या नीम सरकारी फोर्स नहीं थी, मगर मैं जानता था कि वो लोग अपनी अपनी जगह महदूद खुद मुख्तारी रखने के बावजूद सख्त डिसिप्लिन के ताबे थे। बड़े फैसले ऊपर की सतह पर होते थे जिनका नफाज हर दर्जे के अफसर और जवान किया करते थे। वो बहस तूल पकड़ने लगी तो मैंने अव्वल खान से रिजू करने का फैसला कर लिया। फोन पर बताया गया कि वो काफी देर से अपने दफ्तर से निकला हुआ था। ऑपरेटर मेरी आवाज पहचानता था और मेरा एहतराम भी करता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो रास अल्मेडा के बारे में मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा, खुश असलूबी से बात को टाल देगा। इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। 12 बजे अव्वल खान खुद ही फ्लैट पर आ गया और चहकते हुए बोला, खूब, आज चारों फिर सर जोड़े बैठे हो। रास अल्मेडा ज़ेरे गौर है। मैं इस तक पहुंचने के लिए बेचैन हूँ। वीरा बोली, खुदा की कुदरत है, वरना कल तक तुम्हारे बदले इसे आजाद करने की बातें हो रही थी। सुल्तान शाह ने वीरा की वापसी के बाद पहला चुभता हुआ तबसरा किया और वीरा इसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरने लगी। ये ना भूलो कि वीरा के अगवा की वजह से खासा गंद सिमट गया है। अव्वल खान ने मुझे आंख मार कर कहा, तो क्या वो लोग वीरा से झाड़ू फिरवाने का काम लेते रहे थे? सुल्तान शाह ने हैरत से पूछा। अबे उल्लू, मैंने अपनी बेसाख्ता हंसी रोकते हुए कहा, सनी और जॉन सैमुअल सिर्फ इस वजह से मारे गए कि वीरा अगवा कर ली गई थी। वो दोनों बीच में न आए होते तो हमें नीलोर बॉम्बे का भी इल्म न होता। ये नीलोर बॉम्बे क्या बला है? सुल्तान शाह ने चौंक कर पूछा। इसने वो अल्फाज पहली बार सुने थे। ये तुम बताओगे, मैंने अव्वल खान से कहा। रास अल्मेडा इस बारे में क्या कहता है? अभी तक ये एक खुफिया पैगाम ही है, कोई भी इसका मफहूम समझने में कामयाब नहीं हो सका है। बस एक बात सामने आई है कि काफी अरसे पहले अमेरिकनों ने शोर मचाया था कि नीलोर के एटमी रिएक्टर के लिए खरीदा जाने वाला यूरेनियम चोरी छुपे हथियार साजी की सतह तक अफजूदा किया जा रहा है। फिर ये बात भी दब गई थी। मेरे लिए पैगाम में नीलोर बॉम्बे का जिक्र ही तशवीशनाक है। मैंने सिगरेट सुलगाकर सोचते हुए कहा, बाहर से होने वाली इन दूसरी साजिशों से कतई नजर पाकिस्तान की एटमी तंसीबात हमेशा से मगरबी हरीफों की निगाहों में खटकती रही है। ईरान से ब्लू क्रॉस डील के तहत ट्रेलरों में आने वाले एटमी साजो सामान को वीरा ने खौफनाक तबाही से बचाया था, वरना एक ट्रेलर में पोशीदा रिमोट कंट्रोल बम के जरिए सब कुछ राख कर दिया जाता और इस रिमोट का तल्लक एक अमेरिकन सैटेलाइट से था। मुझे ये कल किसी बात मालूम होती है। ये बातें बुलाई नहीं जा सकती। अव्वल खान ने मेरी बात काट के कहा, कर्नल जैसी जोन्स का दस्ते रास्त अल्बर्टो वेलिसा एक मुद्दत तक जफर बनकर मेरे नाक के नीचे साजिशें करता रहा और मुझे पता नहीं चल सका। इसकी नजरें कहोटा की सी बात पर थी। फिर बिल जोन्स ने भी इधर ही का
का रुख किया। रास अल्मेडा K9 से कैनोब को निशाना बनाना चाहा और नाकाम रहा। हो सकता है कि इस बार ये लोग नीलोर बॉम्बे के बारे में कुछ सोच रहे हो। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, रास अल्मेडा इस बारे में क्या कहता है? पहली दफा ये अल्फाज सुनकर वो बुरी तरह चौंका था, फिर अनजान बन गया। अब तो वो तकरीबन बहरा बन गया है। पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, हमारा मुंह देखता रहता है। इसे मालूम था कि इस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। इसे वीरा से अपने तबादले की आस है। तुमने इसे बताया तो नहीं कि हम वीरा को आजाद करा चुके हैं? बात करते करते मैं अचानक पूछ बैठा। नहीं, इसे तब्दीलियों की भनक भी नहीं मिली। अव्वल खान मुस्कुराते हुए बोला, इसके लिए बदतरीन ज़हनी झटका ये होगा कि वीरा अचानक खुद इसके सामने पहुंच जाए। ये तरकीब कारगर न हुई तो 3rd डिग्री चल पड़ेगी। इस पर 3rd डिग्री ही आजमानी पड़ेगी। ये लोग सख्त जान मालूम होते हैं। मैंने ऊपर वालों को तफसीली रिपोर्ट दे दी है। सुबह से मैं इसी काम में मसरूफ था। मैंने इसकी बात काट के कहा, इस रिपोर्ट में ये इजाफा कर लेना कि डॉक्टर मोंडियल के पहुंचने से पहले ही जान का किस्सा खत्म हो चुका था। वो रात को इसकी लाश ले गया था। मुझे यही उम्मीद थी। मैंने अपनी रिपोर्ट में इसे करीबुल मरग जाहिर किया है, लेकिन दूसरी खबरें ऐसी परेशान कुन है। अव्वल खान ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, वो लोग रास अल्मेडा की हमायत में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक मुस्तनद मुजरम और आलमी दहशतगर्द है। मुकामी अखबारात में इसके खिलाफ मवाद की इशाअत के बाद हालात बहुत बदल चुके हैं, लेकिन इन्होंने दफ्तर खारजा में रॉडनी आर की गुमशुदगी की बकायदा रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इसकी तलाश के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। इनसे पूछा जाए कि रॉडनी आर कहाँ से और किन हालात में गायब हुआ है। वो सच बोलेंगे तो इन्हें रास अल्मेडा की बात करनी होगी, झूठ खुद ही पकड़ लिया जाएगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? रास अल्मेडा इनके लिए बहुत अहम है। वो आसानी से इसे फरामोश नहीं करेंगे। नेवल इंटेलिजेंस की इतलात के मस्कत की बंदरगाह पर लंगर अंदाज अमरीकी बहरिया के एक जहाज ने कल से कुछ मशकूक सरगर्मियां शुरू की हुई हैं। 18 कमांडोज को लेकर जाने वाले एक हेलीकॉप्टर के जरिए साहिली पट्टी पर कमांडो एक्शन की मशकें हो रही हैं। हो सकता है कि वो लोग अपने तौर पर सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हों कि रास अल्मेडा को कहाँ रखा गया है। तो क्या वो रास अल्मेडा को निकाल ले जाने के लिए मस्कत से कोई कमांडो एक्शन भी कर सकते हैं? सुल्तान शाह ने हैरत और बेएतबारी से पूछा। जो शख्स अमेरिका के सदर तक बराह रास्त रसाई रखता हो, इसकी अहमियत में तुम्हें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। वीरा ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा बाप फिर भी शरीफ और फर्माबरदार आदमी था जो अपने बड़ों का एहतराम करता था। रास अल्मेडा कमीना और ब्लैकमेलर है। इसे बचाने के लिए वो लोग सब कुछ कर गुजरेंगे। ये खबर निकलनी नहीं चाहिए कि रास अल्मेडा STF की तहवील में है। मैंने तशवीश से कहा, बात फैलती है तो फिर फैलती ही चली जाती है। इनके मुखबर पूरे शहर में फाल हो चुके होंगे। हाँ, अब बात रास अल्मेडा से बढ़कर सरकारी अहलकारों के हाथों में चली गई है। वो कामयाबी के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमें जल्द अज जल्द रास अल्मेडा का किस्सा तय कर लेना चाहिए। ये हमारे बस की बात कहाँ है? सुल्तान शाह बोला। अगर वो 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बावजूद जुबान खोलने पर आमादा न हुआ तो हम इंतजार के सिवा क्या कर सकेंगे? अव्वल खान ने अपने गले पर शहादत की उंगली फेरते हुए कहा, जब तक वो जिंदा है हम एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं रह सकेंगे। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी गई है। परसों इसका फैसला हो जाना चाहिए। कैसा फैसला? वीरा के चेहरे पर उलझन के आसार उभर आए। जरा खुलकर बताओ कि मोहलत से तुम्हारी क्या मुराद है? वो जब तक जिंदा रहेगा अजाब बना रहेगा। अव्वल खान ने कहा, हमें रास अल्मेडा से जो कुछ मालूम करना है इसके लिए मुझे 2 दिन दिए गए हैं। इसके बाद कहीं न कहीं से इसकी लाश बरामद होनी जरूरी है ताकि इसके हमदर्दों की सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएं। इसकी मौत रास अल्मेडा की हैसियत से सामने आएगी तो रॉडनी आर का किस्सा खुद ब खुद दब जाएगा। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने अव्वल खान से पूछा। तुम जानते हो कि स्पेशल टास्क फोर्स में ऊपर से कोई वाजे हुक्म जारी कर दिया जाए तो सोचने समझने की हर गुंजाइश खत्म हो जाती है। हुक्म की हर कीमत पर तामील की जाती है। परसों शाम तक रास अल्मेडा की लाश गडानी बीच की बिफरी हुई लहरों के हवाले कर दी जाएगी। अगर ये तय हो चुका है तो वक्त बहुत कम है। रास अल्मेडा की गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। इस वक्त मैं इसीलिए लैंड क्रूजर जैसी कुशादा गाड़ी लेकर आया हूँ ताकि इसे वीरा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा सकूं। जल्दी तैयार हो जाओ। हो सकता है कि रास अल्मेडा के खात्मे तक हम लोगों को स्टेशन 4 पर ही मुसलसल क्याम करना पड़े। वहाँ रहने या शहर वापस आने का इन्हिसार रास अल्मेडा के रवैये और हालात पर होगा। हद हो गई। सुल्तान शाह ने चिल्लाकर अपनी जगह छोड़ दी। अहम तरीन बात सबसे आखिर में बता रहे हो। मैंने तो आज तक इसकी मनहूस सूरत भी नहीं देखी है। आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। स्टेशन 4 जाने के लिए हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। चाय का एक नया दौर मुकम्मल करते ही हम पांचों घर से निकल खड़े हुए। अव्वल खान ने ड्राइविंग सीट संभाली। मैं इसके बराबर में
विराजमान हो गया। बाकिया तीनों अफराद पीछे समा गए और हमारा कारवां आने वाले वक्त से बेखबर अपने खौफनाक अज़ाइम के साथ स्टेशन 4 की तरफ रवाना हो गया। शहर के पुरहजूम रास्तों पर लैंड क्रूजर का सफर खामोशी से जारी रहा। हम पांचों ही खामोशी से अपनी अपनी जगह गहरी सोचों में डूबे हुए थे। जो ही गाड़ी सोहराब गोट पर वाक़या म्यूनिसिपल चुंगी नाके से आगे निकली, वीरा बोल पड़ी, अब तक जो कुछ होता रहा है वो सब नकाबले यकीन सा है। रास अलमेडा को आजाद किए बगैर मुझे रिहा करा के तुम लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब मैं कभी रास अलमेडा से अपने बाप के खून का इंतकाम ले सकूंगी। इसे सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रखा गया है। अव्वल खान ने हंस कर कहा, मेरा ख्याल है कि अब इसे तुम्हारी आजादी की भी करार देकर तुम्हारे हवाले कर दिया जाना चाहिए। ये अच्छा हुआ कि तुमने इसे जॉन सैमुअल की मौत से बेखबर रखा है। वो मेरे और अपने तबादले की खुशफहमी में जुबान बंदी इख्तियार किए हुए है। मैं अचानक इसके सामने जाऊंगी तो वो दहल कर रह जाएगा। तुम्हारी ये खुशफहमियां हैं, किसी दिन तुम्हें ले डूबेगी। सुल्तान शाह ने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारे सर पर सींग नहीं है, इन्हें देखकर वो दहल जाएगा। इसका नाम रास अलमेडा है। तुमने बेएहतियाती का मुजाहरा किया तो वो अपने अंजाम की परवाह किए बगैर तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर रख देगा। बड़ों की बातों में अपनी टांग मत अड़ाओ। वीरा ने इसे डांट दिया। वो साजिशें करने और पीछे से वार करने में माहिर है। आमने सामने मुकाबले में इसने हमेशा बुजदिली का सबूत दिया है। तुम्हारा आज तक इससे सामना नहीं हुआ, फिर तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो तुम पर पीछे से ही वार करेगा? सुल्तान शाह ने चुभते हुए ज़ुमैनी लहजे में सवाल किया। अपनी जुबान को लगाम दो। वीरा की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। अब तुमने मेरा मजाहका उड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। बाज़ औकात तुम अपनी जहरीली बातों की वजह से नकाबले बर्दाश्त हो जाते हो। मैं तुम्हें मश्क करा रहा था, ये ना समझना कि रास अलमेडा तुम्हारे हुस्न से मरूब होकर मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर देगा। स्टेशन 4 पर तुम्हारे जहर में बुझे हुए अल्फाज का सामना करना होगा। सुल्तान शाह ने डटाई से कहा। ये सुल्तान शाह अपनी टांग अड़ाकर हमेशा बेमकसद बातें शुरू कर देता है। वीरा बतौरे खास किसी से मुखातब हुए बगैर बदमजगी से बोली, मैं ये कहना चाह रही थी कि सारे ही वाकया तुम लोगों की कामयाबी की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन एक बात रह रहकर मेरे जहन में कचौके लगा रही है। मैं वो जिंदगी भर कचौके लगाती रहेगी। सुल्तान शाह इसकी बात काट के बेपरवाही से बोला, तुम बार बार अपनी सिगरेट नोशी की ख्वाहिश पर बोंडी नदामत का इजहार करके कोई तमगा हासिल नहीं कर सकती। वो तुम्हारी बदतरीन हमाकत थी और तुम जिंदगी भर इस पर पछताती रहोगी। पता नहीं वीरा ने इसे क्यों अपनी बात पूरी करने का मौका दिया। वो तीनों पिछली निशिस्त पर थे, इसलिए मैं इन्हें नहीं देख सका। सुल्तान शाह के अचानक खामोश होने पर मैंने अपना सर घुमाया तो वीरा इसे फाड़ खाने वाली कहरबार नजरों से घूर रही थी। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि अगर गजाला इन दोनों के दरमियान आयल न होती तो वीरा बरहमी के आलम में सुल्तान शाह की गर्दन दबोच चुकी होती। तुम डैनी के साथ दुनिया के कई मुल्क देख चुके हो, मगर तुम्हारी खोपड़ी अभी तक मेंढक के इस नन्हे बच्चे जितनी है जो हरीपुर के किसी कुएं की तह में पला बड़ा हो। कदरे तवक्कुफ के बाद वीरा अल्फाज चबा चबा कर बोलने लगी, मैंने एक गलती की थी और इसका पूरा पूरा खमियाजा भुगत चुकी हूँ। मेरी इस गलती की वजह से तुम में से किसी को कोई खराज तक नहीं आई। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। फिर तुम किस बात का जिक्र कर रही थी? मैंने इसकी बात काट के पूछा। ये हमेशा शैतान की तरह टांग अड़ाकर मेरा जहन पटड़ी से उतार देता है। वो सर झटक कर बोली, मुझे जॉर्ज स्टार की फिक्र है। वो एक अच्छा और सच्चा अमेरिकन है। वो पेशावर मुनाफिकत का कायल नहीं है। मुझे डर है कि मेरी रिहाई के इल्जाम में इस शरीफ आदमी को बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। इसके सिवा इस भीड़ में से जो भी मेरे हमारे मुकाबले पर मैदान में आया वो निहायत संग दिल बल्कि सफाक साबित हुआ है। गजाला ने पुरख्याल लहजे में कहा, हो सकता है कि नाकामी की झुंझलाहट में वो बेड़िए जॉर्ज स्टार की जिंदगी का चिराग ही गुल कर दें और इसके बीवी बच्चे सारी जिंदगी के लिए बेसहारा हो जाएं। ये नहीं हो सकेगा। वीरा ने पूरे यकीन के साथ कहा, जॉर्ज स्टार कोई लवारस आदमी नहीं है जिसे दूसरों को इबरत दिलाने के लिए मौत के घाट उतारा जा सके। इसको हर तरह से परेशान किया जा सकता है, लेकिन वो इसे मारने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। इसे कुछ हुआ तो इसकी बीवी वाशिंगटन में वजारत इंसाफ के दरो दीवार हिला देगी। अमेरिका में वही लोग घसारे में रहते हैं जो सो लालच या दूसरी वजह की बिना पर आम आदमी की सतह से भी नीचे गिरकर कमाने के लिए काम करने लगते हैं। वहाँ आम आदमी की पुश्त पर कानून की पूरी कुव्वत की हमायत मौजूद होती है जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। इसे ट्रैफिक के किसी मसनूई हादसे में भी मारा जा सकता है। सुल्तान शाह बोला, वो लोग बेमकसद खून रेजी में यकीन नहीं रखते। अपने किसी आदमी को मारते या सजा देते हैं तो इसका मकसद दूसरे करिंदों को वार्निंग देना होता है कि फराइज से गफलत बरतने
रोकने की सूरत में वो भी इसी अंजाम से दो चार हो सकते हैं। कोई किसी फर्जी हादसे में कत्ल कर दिया जाए तो इससे उसकी मौत के अलावा क्या मकसद हासिल होगा। किसी को सजा देने के लिए इनके पास मौत से कहीं ज्यादा दहशतनाक मुतबादल मौजूद होंगे। इन अजाबों में घिर कर इनके मतूब मौत की आरजू करते होंगे, लेकिन मौत इनसे दूर भागती होगी। वेरी गुड। सुल्तान शाह खुश होकर बोला, अमेरिकन सीक्रेट एजेंसियों के असूल बनाने वाली हस्ती जब हमारे दरमियान मौजूद है तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हम गधे घोड़े बेच कर सुकून की गहरी नींद सो सकते हैं। हैरत है कि हमने अब तक ये बात क्यों नहीं सोची। इसे अपनी जुबान की खारिश मिटाने दो। वीरा के बरसने से पहले ही मैं नासिहाना अंदाज में बोल पड़ा। अपनी जुबान की खारिश दूर करने के लिए ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ता है? गाड़ी में तुम तीनों भी तो मौजूद हो, ये तुम्हारे साथ झोंक क्यों नहीं मारता? वो बिरनाकर बोली। आदमी इसी से उलझता है जिससे इसे कोई खास रगबत होती है। गजाला ने जुमानी मुस्कुराहट से वीरा को जवाब दिया, मालूम होता है कि तुम्हें सताए बगैर सुल्तान शाह का खाना हजम नहीं होता। ठीक है। वीरा सुल्तान शाह को घूर कर सर हिलाते हुए बोली, यही बात है तो मैं पहली फुर्सत में इसका हाजमा दुरुस्त करने का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करूंगी। ये मर्द खतरनाक साबित हो सकता है। इससे गफलत बरती गई तो ये जल्द ही हैजे का शिकार हो जाएगा। सुल्तान शाह के मामले में तुम अक्सर जूद रंजी का मुजाहरा करने लगती हो। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम्हें खुश दिली के साथ इसकी नोक झोंक का जवाब देना चाहिए। यही सलूक तुम्हारे साथ किया जाए तो मैं देखूं कि तुम कितनी देर तक खुश दिली का मुजाहरा करते हो। इसकी बातें बाज़ औकात तो हड्डियां तक सुलगा देती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं तुमसे ना उलझूं, मगर तुम्हारी बेसरोपा बातें अक्सर मुझे बोलने पर मजबूर कर देती हैं। सुल्तान शाह ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, अगर जॉर्ज स्टार्क की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है तो हमें इसके बारे में पशेमान होने की कोई जरूरत नहीं है। दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर वो जॉन सैमुअल की साजिश में शरीक रहा है और इसे अपनी हरकतों की थोड़ी बहुत कीमत अदा करनी चाहिए। वो दरिंदों की भीड़ में एक साफ गो और नेक दिल इंसान है। मैंने कहा, इसकी जात में मुझे एक बाकिरदार और आबरू मंद अमेरिकन का भरपूर अक्स नजर आता है। वो इस काबिल है कि इसके बारे में फिक्रमंद हुआ जा सकता है। अगर हर शख्स अच्छे इंसानों को दरिंदा सिर्फ मुजरमों के रहमो करम पर छोड़ने का रवैया इख्तियार कर ले तो फिर दुनिया में कहीं भी भलाई नहीं पनप सकेगी। हर शख्स दूसरों को रौंद कर अपना कद बुलंद करने के चक्कर में पड़ जाएगा। मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। अव्वल खान ने कच्चे रास्तों पर गाड़ी दौड़ाते हुए लुकमा दिया। बुरे लोगों से नफरत और अच्छे इंसानों से मोहब्बत का इजहार ही रवादारी को फरोग देता है। इतना सा फर्क भी न रहे तो फिर बदी के मुकाबले में खैरो आफियत की राह इख्तियार करने की क्या तरगीब बाकी रह जाएगी। ये सब अफलातूनी बातें हैं। सुल्तान शाह ने बेपरवाना लहजे में कहा, माफी और दरगुजर का सबक देने वाले पादरी की गद्दी पर कोई जोरदार थप्पड़ रसीद करे तो वो अपनी सारी तकरीर भूलकर थप्पड़ मारने वाले का गिरेबन पकड़ लेगा और इस पर मुगलजात की भरमार कर देगा। ये दौर मुनाफिकत का है। जो करते हो इसको भूल कर भी जिक्र न करो और जो गाते फिरते हो इस पर हरगिज अमल न करो। ये कामयाबी की कुंजी है। जॉर्ज स्टार के बारे में तुम लोगों के ख्यालात काबिल कदर हैं। मैं भी किसी न किसी हद तक इनसे मुत्तफिक हूँ, मगर बदकिस्मती ये है कि तुम्हारे ये नादरे रोजगार ख्यालात जॉर्ज स्टार्क तक नहीं पहुँच सकते। अगर वो किसी अजाब में मुब्तला हो चुका है तो इस वक्त दिल भरकर हम सब को कोस रहा होगा, क्योंकि इसकी दानिश्त में हम ही इसके मुसाइब के जिम्मेदार हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।